वेरी गुड मॉर्निंग गाइस. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? फटाफट बता दीजिए. कमेंट सेक्शन ऑन कर दिया है मैंने. वेरी गुड आफ्टरनून. ठीक है. निर्वाचन आयोग पढ़ के आए हो? निर्वाचन आयोग का मैंने कल ही घोषणा कर दी थी कि निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे. एक पढ़ने का मैं अलग तरीका लेके आई हूं. आप मुझे ये बताना कि क्या ये तरीका सही है. अभी शुरुआत में मत बताना, जब खत्म क्लास हो जाएगी ना उसके बाद बताना. अभी समझ में नहीं आएगा, अभी लगेगा कि हम तो ट्रेडिशनल तरीके से ही पढ़े तो ज्यादा सही है. और आयोग में ऐसे ही करवाऊंगी, याद रखना इस बात को. ठीक है. तो एक बार मुझे ये बता दो, स्लाइड दिखाई दे रही है? सब कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? डन 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 डन. फटाफट बता दो. हम्म. स्लाइड दिखाई दी थी? ऑल क्लियर है? ठीक है. तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ललिता दहिया अकेडमी ऐप के ऊपर. हम पढ़ने वाले हैं निर्वाचन आयोग. मैं पहले ना आप लोगों को ये, हाँ, एक बात बता दूं यार, जिसको भी हिस्ट्री ऑप्शनल यदि लेना है ना, आप लोगों को यदि पढ़ना है ना, तो आप ले लो रजिस्ट्रेशन. जितना जल्दी लोगे उतना जल्दी क्लासेस शुरू हो जाएंगी. क्योंकि मैंने जिस दिन अपने ललिता दहिया अकेडमी वाले टेलीग्राम चैनल पे पूछा था, उस दिन मैक्सिमम ऑलमोस्ट 60 स्टूडेंट्स के आसपास थे जिन्हें हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ना था. और याद रखना, 8000 यदि आप 4 पेपर के हिसाब से जोड़ोगे, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, तो बहुत ही कम फीस है यार. इतने कम में 6 महीने पढ़ोगे आप कम से कम, है ना. 6 महीने 7 महीने के आसपास जाएगा ऑप्शनल. तो जिसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है फटाफट करवा ले, उतनी जल्दी क्लासेस शुरू हो जाएंगी. एनीवे, हाँ, हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग को इस तरीके से. पहले 5 मिनट आप मेरा भाषण सुनिए. मतलब पहला क्वेश्चन देखिए. भारत निर्वाचन आयोग की कार्य पद्धति से जुड़े प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, संविधिक प्रावधान कौन कौन से हैं, उनका उल्लेख करना है. यानी क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा है, भारतीय निर्वाचन आयोग की कार्य पद्धति से जुड़े प्रासंगिक संवैधानिक और सांविधिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए. इस निकाय की स्वायत्तता और प्रभावशीलता को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है. यानी हमें यह बताना पड़ेगा कि अभी क्या क्या कमियां हैं, यानी इसकी स्वायत्तता में क्या क्या कमियां हैं, इसकी प्रभावशीलता में क्या क्या कमियां हैं, और इन कमियों में क्या क्या सुधार करने की जरूरत है. मेरी बात समझिए आप. अब मैं आप लोगों को निर्वाचन आयोग अलग से पढ़ाऊं, ये है जी निर्वाचन आयोग, ये काम करेगा, ये शक्तियां होंगी, ठीक है, ऐसे भी पढ़ा सकती हूँ. लेकिन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पढ़ाऊंगी तो हमारे निर्वाचन आयोग से मुश्किल से 4-5 तरीके के क्वेश्चन ही बनते हैं. यदि वो क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिए, डील कर लिए, आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा. अभी आपको लगेगा शुरुआत में 1-2 क्वेश्चन, लेकिन जब खत्म करोगे ना क्लास को, आपको लगेगा ये बेस्ट तरीका है. और मुझे न्यूट्रल तरीके से बताना, ठीक है. मैं बिल्कुल आप लोगों का मतलब आप लोगों का जो क्या बोलेंगे विचार होगा उसकी अपेक्षा करूंगी, बिल्कुल न्यूट्रल. ठीक है. कोई भी ये नहीं है कि मैम को खुश करने के लिए हम ये बोल देते हैं. आपको ऐसा लगा क्या, है ना, ये बाद में बात करेंगे. तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको. यहाँ पे हम संवैधानिक प्रावधान देख लेंगे, संविधिक प्रावधान देख लेंगे, क्या क्या सुधार किए जाने की गुंजाइश है ये देख लेंगे. मैं अभी डिस्कस कराऊंगी. एक बार क्वेश्चन देख ले, हम क्या क्या क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग के अर्ध न्यायिक और परामर्शी प्रकारों पर प्रकाश डालिए. यानी निर्वाचन आयोग के अर्ध न्यायिक कार्य कौन कौन से हैं ये बता देना है. निर्वाचन आयोग के परामर्शी कार्य कौन कौन से हैं ये बता देना है. क्या आप मानते हैं कि हाल के वर्षों में निर्वाचन आयोग द्वारा सामना की गई चुनौतियों के संदर्भ में इसके शक्तियों को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है. यहाँ पे 4 पार्ट होंगे इस क्वेश्चन के. हमें पहले बताना पड़ेगा निर्वाचन आयोग के अर्ध न्यायिक कार्य, परामर्शी कार्य, चुनौतियां क्या क्या है, क्योंकि यहाँ पूछा कि हाल के वर्षों में इलेक्शन कमीशन द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के संदर्भ में, तो हमें चुनौतियां बतानी पड़ेंगी और चुनौतियों का समाधान कैसे हो सकता है, इसकी शक्तियों को पुनरीक्षित कैसे किया जा सकता है, और कैसे, और क्या क्या अधिक शक्तियां दी जा सकती हैं. ये पूरा क्वेश्चन इस तरीके से डील करना पड़ेगा. तो आपकी 4 चीजें कंप्लीट हो रही हैं इन 2 क्वेश्चन के माध्यम से. इस चीज को समझिए आप. इसके संवैधानिक, संविधिक प्रावधान बिल्कुल क्लियर. ये दोनों चीजें आप पता कर लोगे, क्या क्या कमियां हैं ये पता कर लोगे, क्या क्या सुधार होने चाहिए ये पता कर लोगे.
अगले क्वेश्चन में इसके अर्ध न्यायिक काम क्या है ये पता कर लोगे, परामर्शी काम क्या है ये पता कर लोगे, चुनौतियां क्या है, समाधान क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये पता कर लोगे, अभी डिस्कस करेंगे एक एक चीज को। अगला एक क्वेश्चन आ जाता है, भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियों और कार्यों पे प्रकाश डालिए। यानी निर्वाचन आयोग की शक्तियां क्या है, कार्य क्या है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता से संबंधित मुद्दे यानी वही चुनौतियां। आप मेरी बात समझ रहे हो? इन 3 क्वेश्चन के माध्यम से इलेक्शन कमीशन की जो कार्य क्या है, इलेक्शन कमीशन की शक्तियां क्या है, अर्ध न्यायिक काम क्या है, प्रशासनिक ये परामर्शी काम क्या है, और वो जो पहले क्वेश्चन के 2 आधार थे ना, ये सारे क्वेश्चन हम डील कर लेंगे। यानी कंप्लीट इलेक्शन कमीशन हमारा क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे सुपरिभाषित चुनावी कानूनों और भारत निर्वाचन आयोग के लिए अधिकाधिक शक्तियों की आवश्यकता है। मतलब निर्वाचन आयोग को अधिक शक्तियां देने की आवश्यकता है क्योंकि मौजूदा कानून व तंत्र वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए अपर्याप्त है। यानी बार बार घुमा फिरा के किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, आपका एक विजन डेवलप हुआ। यानी निर्वाचन आयोग आप जब पढ़ोगे तो आपके दिमाग में 5-6 चीजें ही रहनी चाहिए। निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है, शक्तियां क्या है, अर्ध न्यायिक कार्य क्या है, परामर्शी शक्तियां क्या है, इसके समक्ष चुनौतियां क्या है, यानी कमियां क्या है निर्वाचन आयोग में, और इसके लिए सुधार क्या क्या हो सकते हैं। यदि आपने इन 6-7 एंगल पे विचार कर लिया तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित रखने वाले संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं। सीधा क्वेश्चन बनता है, यानी चुनाव आयोग स्वतंत्रता से काम करे, निष्पक्षता से काम करे, इसके लिए क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। तो हमें बताना पड़ेगा कि क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है जी, जिससे ये निष्पक्षता और स्वतंत्रता से काम कर सके। साथ ही इस संस्था को और अधिक सशक्त करने के उद्देश्य से उन कमियों की भी पहचान करें जिनके समाधान करने की जरूरत है। यानी कमियां, फिर से कमियां आ गई, यानी कहीं ना कहीं बार बार यदि कमियों पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब तो निर्वाचन आयोग के बेसिक आधार में बहुत सारी कमियां देखने को मिलेंगी जो हम अभी पढ़ेंगे। यानी कमियां बतानी पड़ेंगी और उसका समाधान बताना पड़ेगा। सेम रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और देख लो, ये सेम क्वेश्चन आ गया, वो वही वाला, निर्वाचन आयोग के अर्ध न्यायिक कार्य और परामर्शी कार्यों पर प्रकाश डालिए और चुनौतियां क्या है और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो इन सब क्वेश्चंस को हम यदि अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं तो फिर एक सोशल मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। सोशल मीडिया के प्रसार के युग में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में आने वाली चुनौतियां क्या है, और इस संदर्भ में ईसीआई द्वारा उठाए गए कदमों की पहचान करते हुए उपाय सुझाइए। तो मुझे ये बताओ, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपके दिमाग में क्या आया कि हमने इन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से क्या कंप्लीट निर्वाचन आयोग को नहीं पढ़ लिया क्या? निर्वाचन आयोग के कार्य, शक्तियां, संवैधानिक प्रावधान, सांविधिक प्रावधान, परामर्शी शक्तियां, अर्ध न्यायिक कार्य, चुनौतियां, कमियां, समाधान, ठीक है, स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए क्या क्या प्रावधान है और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। इन्हीं 7-8 एंगल में घूमता है निर्वाचन आयोग। आज हम इसको खत्म कर लेंगे। तो मुझे ये बताओ, क्या इन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको लगा कि सारा का सारा निर्वाचन आयोग हमारा कंप्लीट हो जाएगा? एक बार आ रही हूं कमेंट सेक्शन पे, फिर क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। मैं थोड़ा पानी भी पी लूं। मैं अलग भी पढ़ा देती आपको, निर्वाचन आयोग लाती जी, ये कार्य हैं, ये शक्तियां हैं, खत्म करो। लेकिन वो ज्यादा सटी, उससे ना इससे ज्यादा मतलब आप ग्रहण करोगे चीजों को, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं भाई फटाफट। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के निर्वाचन आयोग की कार्य पद्धति से जुड़े संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, सांविधिक प्रावधान क्या क्या है, यानी दोनों लिखने पड़ेंगे। और इसकी स्वायत्ता और प्रभावशीलता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम भूमिका लिखते हैं। सेम ऐसी ही मत छापना, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बताया हुआ है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। जैसे मार्कर उठा लूं एक बार फटाफट। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, भारत का निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्थायी
सांविधिक नहीं है यार, ये लिखने में गलत हुआ है, संवैधानिक है, सबको पता है ना, क्योंकि संविधान में इसका जिक्र है। तो एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसे लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। यदि हम एक लाइन में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है। इसे ये क्या नाम है, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने का दायित्व सौंपा गया है। संविधान के भाग 15 और संसद की विभिन्न विधियां इसकी शक्तियों का स्रोत है। यानी क्या पूछा, संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं और सांविधिक प्रावधान कौन कौन से हैं, तो आपको दोनों अलग अलग लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले हम बता रहे हैं संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से। यहाँ पे आप लिखना क्लियरली, संवैधानिक प्रावधान तो अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए कराए जाने वाले निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण के साथ साथ इसकी संरचना, सेवा शर्तों संबंधी प्रावधान का उल्लेख करता है। यानी संवैधानिक प्रावधान क्या है, 324 में निर्वाचन आयोग की बात की गई है। इतना भी लिख के छोड़ सकते हो कि आप ये लिख सकते हो कि 324 आर्टिकल 324 के तहत संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचन आयोग की बात की गई है। तो ये संवैधानिक प्रावधान हो गया, क्योंकि संविधान में ये बात की गई है। अगला संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 356, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के 1 वर्ष से अधिक विस्तारित करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रमाणन का आधार। भाई 356 में भी ये कहा गया है ना कि यदि राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से ज्यादा बढ़ाना है तो निर्वाचन आयोग के कहने पे राष्ट्रपति बढ़ाएंगे। जब निर्वाचन आयोग कहे कि भाई इस क्षेत्र में चुनाव करवाने इम्पॉसिबल है, चुनाव करवाने क्या बोल सकते हैं, संभव नहीं है, तो वहां पे भी निर्वाचन आयोग का आप जिक्र देखते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा संवैधानिक प्रावधान में इतना ही आप लिख दोगे तो इनफ है, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान इतना ही है भाई, 324 में इसकी व्यवस्था है। अब हम देखेंगे सांविधिक प्रावधान क्या क्या है, यानी विधिक प्रावधान क्या है जो संविधान में नहीं है लेकिन विधियों के द्वारा है। जैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भारत के निर्वाचन आयोग को बहुत सारी शक्तियां देते हैं, जैसे राजनीतिक दलों और चुनाव चिन्हों का पंजीकरण करना, राजनीतिक दलों और उनके चुनाव चिन्हों का पंजीकरण करना किसका काम है, निर्वाचन आयोग का। चुनाव कार्यक्रम और अन्य संबंधित विवरण की सूचना प्रदान करना, चुनाव कार्यक्रम बनाना, चुनाव कब होंगे, ये सारी चीजों को व्यवस्थित करना किसका काम है, निर्वाचन आयोग का। रिश्वत, हिंसा, घृणा को भड़काने जैसे निर्वाचन संबंधी अपराधों के लिए सदस्यों को अयोग्य घोषित करना। साफ साफ ये संवैधानिक शक्तियां हो गई ना निर्वाचन आयोग की, कि भाई वो राजनीतिक दलों और चुनाव चिन्हों को पंजीकृत करेंगे, चुनाव कार्यक्रम बनाएंगे, रिश्वत, घृणा या हिंसा को भड़काने जैसे निर्वाचन संबंधी अपराधों के लिए अयोग्य घोषित करेंगे। राष्ट्रपति को संसद के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने के संबंध में सलाह प्रदान करेंगे, है ना। तो जो संसद के सदस्यों की निर्भरता के मामले में सलाह कौन देता है, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ये निर्वाचन आयोग देता है। और चुनाव के लिए प्रशासनिक मशीनरी की नियुक्ति और उसका पर्यवेक्षण करना। तो ये हो गए सांविधिक कार्य, ये बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। अभी मैं दोबारा याद कराऊंगी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भारत निर्वाचन आयोग को नियमित रूप से मतदाता सूची को तैयार करने और संशोधित करने के लिए सक्षम बनाता है, कि भाई मतदाता सूची तैयार करना, उनको संशोधित करना। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं वो परिसीमन आयोग, आपको पता है परिसीमन आयोग आर्टिकल 82 के तहत गठित होता है, कि पदेन कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम करते हैं। यानी परिसीमन आयोग के कार्यकारी अधिकारी के तौर पे भी काम करते हैं। तो ये भी तो संवैधानिक शक्तियां हैं। इसके अतिरिक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सभी उम्मीदवारों को एक समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रत्येक चुनाव से पूर्व आचार संहिता, यानी आचार संहिता को जो जारी करते हैं, ये भी क्या है, संवैधानिक कार्य है। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्र कार्य प्रणाली को, ये फिर दूसरा पार्ट शुरू हो गया क्वेश्चन का, थोड़ा डिवाइड नहीं किया अच्छे से, वो आप कर लेना। तो मेरी बात समझ में आई, हमने क्वेश्चन की शुरुआत की, क्वेश्चन में बता दिया हमने फटाफट जी भाई ये संवैधानिक आयोग है और इसका ये काम है, इसके संवैधानिक प्रावधान ये है 324 के तहत, 356 के तहत, 102 आता है ना वो निर्हरता, ये निर्हरता वाला संवैधानिक में ले लेना, ये क्योंकि इसका संविधान में जिक्र है, आर्टिकल 102 के तहत आता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, ये वाला प्रावधान भी संवैधानिक में आएगा, सांविधिक में नहीं आएगा, संवैधानिक में है ना ये,
कि राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की निर्योग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है, तो निर्वाचन आयोग देता है, तो ये भी आप वहां पे लिख सकते हो। तो संवैधानिक प्रकार्य हो गए। सांविधिक प्रकार्यों में 1951 का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम हुआ, और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत क्या क्या होता है, राजनीतिक दलों तथा चुनाव चिन्हों का पंजीकरण करेंगे, चुनाव कार्यक्रम को तय करेंगे, मतदाता सूची को जारी करेंगे। इसके साथ ही रिश्वत, हिंसा, घृणा जैसे मामलों में अपराधों के लिए सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का काम करते हैं, प्रशासनिक मशीनरी की नियुक्ति और पर्यवेक्षण का काम करते हैं, और आचार संहिता जारी करने का काम करते हैं। ये इसके संवैधानिक सांविधिक कार्य हो गए। इस वाले को भी आप परिसीमन आयोग के पदेन कार्यकारी अधिकारी, हालांकि संविधान में इसका जिक्र नहीं है कि इसके पदेन कार्यकारी कौन होंगे, तो ये एक व्यवस्था की गई है, तो आप सांविधिक में ही रखो इसको। तो दोनों चीजें क्लियर। अब इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे आते हैं, यानी एक एक चीज लिखनी होती है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, फालतू की बकवास नहीं करनी। निर्वाचन आयोग की कार्य पद्धति से जुड़े संवैधानिक प्रावधान देख लिए हमने, सांविधिक प्रावधान देख लिए। इस निकाय की स्वायत्तता और प्रभावशीलता को अधिक सुदृढ़ करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, अब हम ये इसके साथ ही बताएंगे। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वतंत्र कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए क्या मुख्य निर्वाचन क्या क्या किया गया है ताकि वो स्वतंत्र तौर पे काम कर सके, क्या क्या किया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। मुख्य, आपको पता है ना 3 होते हैं, 1+2 होते हैं, तो ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना, इनको कार्यकाल की सुरक्षा दी होती है। कार्यकाल की सुरक्षा देने का मतलब क्या है कि इनको अचानक से सरकार ये नहीं कहेगी कि हटिए पद से ना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान रीति से ही इस जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं इनको पदमुक्त किया जा सकता है, न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त करने की रीति के माध्यम से ही। यद्यपि इसकी स्वायत्ता और प्रभावशीलता में अब हमने कुछ बता दिया कि भाई हालांकि इसकी स्वायत्ता, और हालांकि ये बताने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन आप लोगों को याद करने की, क्योंकि आप सारी चीजें पढ़ लोगे तो फिर आंसर खुद लिख लोगे कि भाई इसकी स्वायत्ता और स्वतंत्रता के लिए क्या प्रावधान है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान तो यही है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसके कार्यकाल को निश्चित किया गया है, बिना उनको यदि पदमुक्त किया जाएगा तो न्यायाधीशों को हटाने की रीति से ही पदमुक्त किया जाएगा, लेकिन निर्वाचन आयोग की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए अन्य उपाय किए जाने की जरूरत है, जो कि इसका थर्ड पार्ट था ना क्वेश्चन का, कि अधिक सुदृढ़ करने के लिए कौन से उपाय किए जाने की जरूरत है। तो सीधा आ जाएंगे हम, तो क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं जी। तो पहला उपाय, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति निश्चित विधियों के अनुसार की जानी चाहिए। निश्चित विधि का मतलब क्या है, वर्तमान में इनकी नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद मिलकर कर लेते हैं। एक बात बताइए, खामी तो है ही ना, यदि राष्ट्रपति और मंत्री परिषद नियुक्ति मिलकर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हो सकते हैं जो कि भेदभाव पूर्ण होकर काम करे, जिस सरकार ने चुना है उसके पक्ष में काम करे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रही ऐसा होता है या हो रहा है, ऐसा हो सकता है। वही बोल रहा है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की विधि में परिवर्तन करना चाहिए। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इसकी नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा बिना किसी योग्यता को रेखांकित किए और परंपराओं के आधार पर राजनीतिक निष्पक्षता की कीमत पर की जाती है। इसे हम दूसरे पॉइंट में अलग से लिखेंगे, लेकिन ये बात समझे कि इनकी नियुक्ति के लिए एक निश्चित विधि होनी चाहिए। वर्तमान समय में इनकी नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा की जाती है, राजनीतिक निष्पक्षता की कीमत पे की जाती है ना। इसी के संदर्भ में एक सुधार का सुझाव दे सकते हो कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसकी नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश हो, विपक्ष का नेता हो, उसका सुझाव दिया था कि भाई यदि निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करनी है तो एक कॉलेजियम के आधार पर होनी चाहिए वो, यानी उसमें भारत के प्रधानमंत्री हो, मुख्य न्यायाधीश हो, विपक्ष के नेता हो, तब जाके चुने तो हम ये कह सकते हैं हाँ भाई एक निष्पक्ष व्यक्ति को चुना है। वर्तमान में ऐसी व्यवस्था है नहीं, तो पहला सुधार का सुझाव समझ में आया। पहला सुधार का सुझाव हमेशा ये देना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और इनके निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निश्चित विधियां होनी चाहिए। वर्तमान व्यवस्था सही नहीं है, इसमें निष्पक्षता बरती जाएगी या नहीं इसका संदेह रहता है। और द्वितीय प्रशासनिक आयोग की रिकमेंडेशन आप लिख सकते हैं। अगली रिकमेंडेशन आप लिख सकते हैं क्या सुधार होना चाहिए, ये योग्यता को मैंने बोला ना दूसरा पॉइंट लिखवाऊंगी, यानी
इनके लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के लिए योग्यता का निर्धारण नहीं है कि किसको बनाया जाएगा। संविधान में योग्यता नहीं दी गई है। जैसे मान लो न्यायाधीश बनाया जा रहा है तो योग्यताएं है ना जी, कितने साल उसको, उनको 10 साल यहाँ पे काम वो न्यायाधीश होना चाहिए, अलग अलग योग्यताएं हैं। निर्वाचन आयुक्त के लिए कोई भी योग्यताएं नहीं है, तो आप ये दूसरे रिकमेंडेशन दे सकते हो कि इनके लिए योग्यता संबंधी प्रावधानों को संविधान में समावेशित किया जाना चाहिए कि क्या योग्यता होगी निर्वाचन आयुक्त बनने के लिए। कुछ योग्यताएं ऐड कर सकते हैं कि भाई सार्वजनिक जीवन का इतने दिन का अनुभव हो, या फिर न्यायिक क्षेत्र का, मतलब अलग अलग कुछ योग्यताएं हमें ऐड करनी चाहिए। तो 2 रिकमेंडेशन हो गई सुधार के लिए। तीसरा, इलेक्शन, ये ईसीआई मतलब समझ लेना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सेवानिवृत्त सदस्य जो राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ध्यान रखना, ईसीआई के जो सदस्य है ना, रोका नहीं गया है इनको संविधान में, जैसे न्यायाधीशों को रोका गया है, कैग को रोका गया है। निर्वाचन आयुक्तों को सेवानिवृत्ति के बाद लाभ का पद धारण करने से रोका नहीं गया है संविधान में, तो विशिष्ट प्रावधान करना चाहिए। यानी ईसीआई के सेवानिवृत्त सदस्यों को राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि लाभ का पद धारण करने की अनुमति होगी, उनको लगेगा अरे यहीं पे मतलब जितना भी कांड करना है कर लो, आगे तो पद मिलना ही है, व्यक्ति स्वार्थी होता ही है। तो ये प्रोविजन होना चाहिए, यानी लाभ का पद धारण करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए सेवानिवृत्ति के बाद। तीसरी रिकमेंडेशन हो गई। चौथी रिकमेंडेशन आपको ध्यान रखनी है, चुनाव आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 1+2 है, तो ये जो एक महाशय है ना, चीफ इलेक्शन कमीशन, केवल इनको ही कार्यकाल की सुरक्षा होती है, यानी इनको ही उस रीति से हटाया जाता है जिस रीति से न्यायाधीशों को हटाया जाता है। बाकी के ये जो है, ये दो है ना, इनको तो बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी रीति के इसकी सलाह पे हटाया जा सकता है। ये जो एक है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनकी सलाह पे हटाया जा सकता है इन दो को। यानी एक अगली रिकमेंडेशन हम ये देते हैं कि चुनाव आयुक्तों को भी, जो 2 चुनाव आयुक्त हैं, उनको भी मुख्य चुनाव आयुक्त के समान ही कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए। अगला क्या रिकमेंडेशन है? अधिक वित्तीय स्वायत्ता प्रदान करनी चाहिए हमको। किसको? निर्वाचन आयोग को, क्योंकि वर्तमान में इसका बजट भारत की संचित निधि पे भारित नहीं है। याद रखना, निर्वाचन आयोग का जो बजट होता है वो संचित निधि पे भारित नहीं होता है, जैसे कैग का होता है या यूपीएससी का होता है। संसद द्वारा इस पर मतदान, यानी वित्तीय स्वायत्ता प्रदान करनी चाहिए। भाई निर्वाचन आयोग है, लोकतंत्र को सशक्त सुदृढ़ बनाने का काम तो निर्वाचन आयोग का ही है, और हमने इसका जो बजट है निर्वाचन आयोग का, वो संचित निधि पे भारित नहीं है, तो वित्तीय स्वायत्ता भी प्रदान करनी चाहिए। किसको? निर्वाचन आयोग को। अगला और क्या कर सकते हैं? धन बल को चुनावी अपराध के रूप में सम्मिलित करने तथा भ्रामक समाचारों संबंधी समस्या के निवारण हेतु जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत इसकी शक्तियों का विस्तार किया जाना चाहिए। यानी आरपीए, अभी मैं बताऊंगी दूसरे क्वेश्चन में, आरपीए एक्ट के तहत इसकी शक्तियां कहीं ना कहीं सीमित हैं। यानी आरपीए एक्ट के तहत जो धन बल के संबंध में, या चुनावी अपराधों के संबंध में, या भ्रामक समाचारों के संबंध में किसी व्यक्ति पे कोई एक्शन लेना है, किसी पार्टी पे कोई एक्शन लेना है, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो शक्तियां हैं वो बढ़ानी चाहिए। वर्तमान में ईसीआई को 324 के अंतर्गत असाधारण शक्तियों का उपयोग करना पड़ता है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। अधिकारियों की इसको बिल्कुल काट देना भाई, ठीक है, मैं काट के आपको पीडीएफ दूंगी। अधिकारियों की नियुक्ति हेतु क्रमिक प्रशिक्षण विभाग पर ध्यान रख लेना, इस अपना स्वतंत्र सचिवालय भी नहीं है। किसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। यानी अधिकारियों की नियुक्ति के लिए क्रमिक प्रशिक्षण विभाग पर निर्भरता को कम करने के लिए स्वतंत्र सचिवालय की स्थापना की जानी चाहिए। क्या क्या समझे? दोबारा बताती हूँ, टेंशन मत लो। सबसे पहले हमने निर्वाचन आयोग देखा, इसके संवैधानिक शक्तियां क्या है, सांविधिक शक्तियां क्या है, इसके साथ क्या क्या सुधार होने चाहिए। तो सबसे पहले तो भाई आप एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले यहां से नियुक्ति निश्चित विधियों के अनुसार हो, ना कि कार्यपालिका करे। द्वितीय, प्रशासनिक सुधार आयोग की रिकमेंडेशन याद रखना। दूसरी बात, लाभ के पद पे अनुमति नहीं दी जानी चाहिए सेवानिवृत्ति के बाद।
है ना, लाभ का पद धारण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तीसरा, निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान ही कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए। चौथा, इनकी योग्यताएं तय होनी चाहिए कि किस व्यक्ति को निर्वाचन आयुक्त या मतलब मुख्य या निर्वाचन आयुक्त बनाया जाएगा। वित्तीय स्वायत्ता होनी चाहिए, इसका जो बजट है निर्वाचन आयोग का वो संचित निधि पे भारित होना चाहिए। अगला, इसको ज्यादा शक्तियां दी जानी चाहिए आरपीए एक्ट के तहत। और अगला, अधिकारियों की नियुक्ति हेतु क्रमिक प्रशिक्षण विभाग पर निर्भरता को कम करने के लिए एक अलग स्वतंत्र सचिवालय होना चाहिए निर्वाचन आयोग का। तो निष्कर्ष के तौर पे हम यही, निष्कर्ष अपने आप लिख लेना, निष्कर्ष के तौर पे हम यही लिख सकते हैं कि भाई निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की एक अहम संस्था है और इसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना संवैधानिक दायित्व होना चाहिए और जो भी कमियां हैं उसमें शीघ्र से शीघ्र क्या हो, सुधार के प्रयास हो, ताकि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र को जीवित रखा जा सके, लोकतंत्र को और मजबूत बनाया जा सके, है ना। बताओ भाई फटाफट, कोई डाउट, समझ में आया, क्लियर बिल्कुल सारी चीजें। और यही सारी चीजें ना अभी मैं 4-5 बार पढ़ाऊंगी, तो सोचो जब 4-5 बार पढ़ा दूंगी ना, 4-5 क्वेश्चन के माध्यम से छप जाएंगी चीजें। यही लिखना होता है। आप ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ते हो, ट्रेडिशनल तरीके से आपको पता ही नहीं है याद क्या करना है, छोड़ना क्या है। तो जब आप लिखने की बारी होती है ना, तो आपको वो पॉइंट्स याद नहीं आते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को जब आप 10-12 बार पढ़ लोगे तो कभी भी इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आए, छूटेगा क्या, बताओ, नहीं छूटेगा ना, तो ध्यान रखना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। बोल रहा है भारत के निर्वाचन आयोग के अर्ध न्यायिक और परामर्शी कार्यों पर प्रकाश डालिए। तो जैसे हमें वहां संवैधानिक और सांविधिक बताना था अलग अलग, यहाँ पे हम पहले अर्ध न्यायिक कार्य बताएंगे कौन से होते हैं और फिर परामर्शी कार्य बताएंगे। क्या आप मानते हैं कि हाल के वर्षों में निर्वाचन आयोग द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों के संदर्भ में इसकी शक्तियों को पुनरीक्षित करने की जरूरत है? तो चुनौतियां बताएंगे और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं वो बताएंगे। तो सबसे पहले वही संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत के लिए एक स्वतंत्र स्थायी निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। संसद प्रत्येक राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को करवाने का दायित्व इसको सौंपा गया है। बस इतना, भूमिका बहुत सही है। अब ईसीआई के अर्ध न्यायिक कार्य, सबसे पहला पार्ट था अर्ध न्यायिक कार्य। तो क्या क्या काम है जी? अर्ध न्यायिक काम का क्या होता है? जो पूरी तरीके से न्यायिक ना हो, जिसमें कुछ न्यायिक तत्व भी हो। आपको मैं अलग से बताऊंगी, लेकिन क्या क्या अर्ध न्यायिक काम है देखो। पहला, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करने से संबंधित विवादों के निपटान के लिए एक न्यायालय के तौर पे काम करता है। पहला अर्ध न्यायिक काम क्या है? राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करेगा, चुनाव चिन्ह आवंटित करने से संबंधित विवादों का निपटान करने के लिए, चुनाव चिन्ह आवंटित करने से संबंधित विवादों का निपटान करने के लिए एक न्यायालय के तौर पे काम करता है ईसीआई। यानी पहला अर्ध न्यायिक काम, भाई यदि कोई विवाद हो गया चुनाव चिन्ह से आवंटित से संबंधित, तो विवादों का निपटान करने के लिए न्यायालय के तौर पे काम करता है। दूसरा, यह निर्धारित समय सीमा के भीतर और विधि द्वारा अभी निर्धारित रीति से चुनावी व्ययों का विवरण प्रदान करने में विफल रहने वाले, यानी आप सीधे सीधे तौर पे बोल सकते हो कि चुनावी व्यय का विवरण प्रदान करने में विफल रहने वाले प्रत्याशियों को निर्ह यानी अयोग्य घोषित करने का काम करता है। भाई जिसने चुनाव विवरण नहीं दे पाया जो, तो उसको निर्योग्य कौन घोषित करेगा? चुनाव आयोग घोषित करेगा। तो 2 अर्ध न्यायिक काम हो गए। तीसरा अर्ध न्यायिक काम होता है, आयोग को इस प्रकार की निर्हरता के साथ साथ विधि के अंतर्गत उपबंधित अन्य निर्हरताओं की अवधि को समाप्त या कम करने की शक्ति है। यानी निर्हरता विधि के जो भी अवधि है, मतलब कितनी अवधि, कोई जरूरत नहीं है, इतना उलझना नहीं है जिसमें कंफ्यूजन हो, बहुत सारी चीजें हमारे पास। अगला, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामलों पर निर्णय लेता है कौन? आदर्श आचार संहिता का यदि उल्लंघन होता है तो निर्णय कौन लेता है? निर्वाचन आयोग लेता है। तो अर्ध न्यायिक काम है। यह निर्वाचन प्रबंधन से संबंधित विवादों की जांच पड़ताल के लिए अधिकारियों को नियुक्त करता है। अधिकारियों यानी निर्वाचन प्रबंधन से संबंधित विवादों की जांच पड़ताल के लिए, मान लो कहीं छोटे मोटे विवाद वगैरह होते हैं तो ये अधिकारियों की नियुक्ति करता है। भाई ये भी तो अर्ध न्यायिक काम है ना, कि विवादों का निपटान करने के लिए नियुक्ति कर रहा है। वैसे नियुक्ति करता तो ठीक है, ये किस लिए नियुक्ति कर रहा है? विवादों के निपटान के लिए। तो अर्ध न्यायिक काम हो गया।
यह धांधली, बूथ कैप्चरिंग, हिंसा और अन्य अनियमितताओं की घटनाओं की स्थिति में निर्वाचन रद्द कर सकता है। भाई धांधली हो गई, बूथ कैप्चरिंग हो गई, हिंसा हो गई, अन्य कोई अनियमितता होगी तो निर्वाचन को रद्द कर सकता है। तो ये भी इसके अर्धन्यायिक काम है। तो मुझे ये बताओ अर्धन्यायिक कार्य क्या क्या होंगे? 6-7 ही काम है इसके। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, विवादों के निपटान में न्यायालय की तरह काम करना। दूसरा, किसी जो चुनावी व्यय का विवरण ना देने वाले जो भी सदस्य है, प्रत्याशी है, उसके चुनाव को अयोग्य घोषित करना। तीसरा क्या हो सकता है? आदर्श आचार संहिता के मामलों पर निर्णय लेता है। ये चुनाव के विवादों की जांच पड़ताल करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता है। धांधली, बूथ कैप्चरिंग या अन्य अनियमितताओं के चलते घटनाओं की स्थिति में निर्वाचन रद्द करने का काम करता है, निर्वाचन रद्द कर सकता है। ये हो गए इसके क्या? अर्धन्यायिक काम। अब हम बात करेंगे परामर्शी काम क्या है। तो अलग अलग पता होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के परामर्शी काम क्या है? तो यह राष्ट्रपति, राज्यपाल को क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता के संबंध में परामर्श देता है। परामर्श देता है ना। संसद के सदस्यों की निर्भरता के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। हाल ज्ञातव्य है कि ईसीआई के द्वारा जो ये परामर्श दिया जाता है ना, आर्टिकल देख लेना, आई थिंक 102 है। जो परामर्श दिया जाता है वो क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल पे बाध्यकारी होता है। यानी निर्भरता के मामले में राष्ट्रपति जो परामर्श लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, वो बाध्यकारी होता है। पहला परामर्शदायी काम। दूसरा, राष्ट्रपति को इस संदर्भ में परामर्श प्रदान करता है कि किसी मतलब वही राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से ज्यादा बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए। वही है ना, 1 वर्ष के उपरांत निर्वाचन कराए राष्ट्रपति शासन को नहीं, इस मामले में परामर्श देता है कि 1 वर्ष के बाद मान लो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो निर्वाचन कराए जाने संभव है कि नहीं। वही बोल रहा है 1 वर्ष के उपरांत निर्वाचन कराए जा सकते हैं या नहीं, ताकि निर्णय किया जा सके कि राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई जानी है कि नहीं। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देते हैं ना ये, यदि किसी राज्य में 1 वर्ष के बाद चुनाव कराए जाने की स्थिति है कि नहीं, तो ये भी परामर्शी कार्य हो गया। और उच्च न्यायपालिका को निर्भरता और उसकी अवधि के प्रश्न पर उच्च न्यायपालिका को भी ये कई मामलों में राय प्रदान करता है, जहां पे राय की जरूरत होती है वहां पे, और विशेषकर निर्भरता और अवधि इत्यादि के प्रश्न पे राय प्रदान करता है। ये इसके परामर्शी कार्य है। तो मुझे बता दो अर्धन्यायिक कार्य के 6-7 पॉइंट यही याद रखने हैं, ठीक है। और परामर्शी कार्य तो 3 ही परामर्शी कार्य होते हैं। 3 परामर्शी कार्यों में आपने देख लिया, कहाँ? राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, और राष्ट्रपति मतलब जहां पे राष्ट्रपति शासन लगा है वहां 1 वर्ष के पश्चात चुनाव कराए जा सकते हैं या नहीं, और उच्च न्यायपालिका के संदर्भ में भी निर्भरता और उसकी अवधि के संदर्भ में नहीं भी याद रखोगे, 2 परामर्शी काम याद रख लोगे, काम चल जाएगा। ठीक। अब हम देखेंगे हाल के दिनों में ईसीआई को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये चुनौतियां समझनी जरूरी है। क्या चुनौतियां हैं जी? तो सबसे पहली चुनौती है संवैधानिक और कानूनी शक्तियों के मध्य संघर्ष। पहली चुनौती है संवैधानिक और कानूनी शक्तियों के मध्य संघर्ष, यानी 324 के अंतर्गत ईसीआई को अनन्य शक्तियां दी गई हैं। यानी ईसीआई को बहुत अनन्य शक्तियां हैं, तथापि इसे संसद द्वारा निर्मित विधियों के अनुसार ही कार्य करना होता है। यह संसदीय विधि का अतिक्रमण नहीं कर सकता, ध्यान रख लेना। तो ये क्वैश दिख रहा है आपको, संघर्ष दिख रहा है। संवैधानिक और कानूनी शक्तियों में संविधान तो कहता है 324 के अंतर्गत इसको ईसीआई को अनन्य शक्तियां हैं, लेकिन कानूनी शक्तियों के अंतर्गत ये संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन होता है। यानी जैसा जैसा संसद बनाएगी उसी विधि के अनुसार ये क्या नाम है इसका, निर्वाचन आयोग काम करेगा। तो पहली चुनौती तो यही है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा है 129 के तहत राजनीतिक दलों के लिए पंजीकरण पदाधिकारी होने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गंभीर उल्लंघन की स्थिति में भी राजनीतिक दलों के पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। इसे एक बार देख लूंगी मैं, हालांकि ये बिल्कुल फैक्ट है। क्यों नहीं है, कैसे, कौन करता है, इसको एक बार मैं देख के बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भी पंजीकरण पदाधिकारी होने के बावजूद भी गंभीर उल्लंघन की स्थिति में भी राजनीतिक दलों के पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति प्राप्त नहीं है इसको। यानी चुनौती दिख रही है ना, संघर्ष दिख रहा है ना। संवैधानिक शक्तियां कुछ कह रही है कि अनन्य शक्तियां, लेकिन कानूनी शक्तियों के मध्य संघर्ष है, पहली चुनौती। दूसरी चुनौती है अपर्याप्त क्षमता है।
क्षमता पर्याप्त नहीं है, मतलब इलेक्शन ईसीआई कार्यकारी वित्त को लेके, विधिक विशेषज्ञता को लेके, सुरक्षा कर्मियों और अन्य कर्मियों के संदर्भ में अलग अलग सरकारी विभागों पर निर्भर होता है। इसका कोई स्वतंत्र सचिवालय नहीं होता, यानी इसके अपने कर्मचारी, इसका अपना वित्त, मतलब कोई स्वतंत्रता, ये प्रोविजन नहीं है। तो अलग अलग कर्मचारियों के लिए भी ये कार्मिक विभाग पे निर्भर रहता है, तो क्षमता पर्याप्त नहीं है। तो दूसरी चुनौती आपको समझ में आई, यानी कार्यकाई वित्त, विधिक विशेषज्ञता, सुरक्षा कर्मियों इत्यादि को लेके भी ये अलग अलग विभागों पे निर्भर है, यानी अपर्याप्त क्षमता है दूसरी चुनौती। तीसरी चुनौती है भ्रष्ट आचरण पर अंकुश लगाने में असमर्थ है। जैसे चूंकि ईसीआई में आवश्यक शक्तियां निहित नहीं है, यह निर्वाचनों में राजनीतिक या प्राधिकरण या इसमें धन बल व बाहुबल के प्रयोग को, यानी इसको निर्णय की शक्तियां नहीं है कि ये खुद घोषित कर दे कि भाई ये अपराधी है धन बल, या इसने बाहुबल, या फिर इसने इस तरीके के उसमें सक्षम है, तो फिर हम इसको निर्हरित घोषित कर दे, फिर वो कोर्ट से लड़ना पड़ता है। यानी ये शक्तियां तो है नहीं, पूरी तरीके से शक्तियां नहीं है ना निर्वाचन आयोग, यानी भ्रष्ट आचरण पर अंकुश लगाने में असमर्थ है निर्वाचन आयोग। ये शक्तियां निहित ही नहीं है कि धन बल या बाहुबल या प्राधिकरण के आधार पे को रोकने में सक्षम हो। बस ऑर्डर जारी कर देता है, ऑर्डर को नहीं मानने पे भी कुछ नहीं कर पाता। आपने देखा होगा चुनाव में अनियमितताएं, चुनाव में बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हो कि जैसे मान लो आप किसी धर्म, आप किसी अभद्र भाषा, या आप ऐसे मुद्दों को नहीं उठा सकते, लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग धर्म का, जाति का, भाषा का, आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। क्या कर पाता है चुनाव में? कुछ भी नहीं कर पाता, बस एक निंदा कर देता है या फिर एक आदेश दे देता है, उससे कुछ भी नहीं होता। यानी कंप्लीट पावर नहीं है निर्वाचन आयोग को। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि भाई जो निर्वाचन करा रहा है, यदि उसे ही धनबल, बाहुबल, अपराधीकरण को रोकने की शक्तियां नहीं होंगी, तो फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे हो पाएंगे? तो चुनौती हुई। अगली चुनौती है अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखना, भी बहुत बड़ी चुनौती है। आज की डेट में निर्वाचन आयोग के ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क लगते हैं। जैसे हाल के दिनों में आदर्श आचार संहिता का व्यापक उल्लंघन का आरोप लगता है अलग अलग नेताओं पे, लेकिन आप कार्यवाही नहीं करते, यानी आदर्श आचार संहिता का के उल्लंघन का आरोप। ईवीएम की कार्यप्रणाली पे बहस चल रही है। भाई ईवीएम की कार्यप्रणाली को लेके बहुत सारे दलों का ये कहना है कि भाई ईवीएम का गलत प्रयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? ये कहने से तो देखो, एथिक्स में आप पढ़ो कि गांधी जी की एक अवधारणा है। गांधी जी ये कहते हैं, मतलब, और ये फैक्ट भी है कि वाद को होने दो, आप प्रूव करो चीजों को। यदि एक मुद्दे पे बहस हो रही है ना, तो लोगों को चुप मत करवाओ, उनको देशद्रोही मत बोलो, आप उनको सेटिस्फाई इस तरीके से करो कि भाई आप, उन्होंने कहा कि ईवीएम का प्रयोग गलत है, तो आप ये मत बोलो कि नहीं ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, हार गए इसलिए बोल रहे हैं। आप इस तरीके से इसकी एक बार जांच करवा दो ना। इससे क्या होगा? यदि सत्य है तो वो और प्रमाणित हो जाएगा और लोगों का मुंह बंद हो जाएगा, है ना? तो ये एथिक्स में पढ़ेंगे हम, मतलब इसको बोलते हैं कुछ सत्य की प्रमाणिकता से संबंधित बातें। एनीवे, तो अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखना भी चुनौती हो रहा है आज निर्वाचन आयोग के समक्ष। जैसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मुद्दा है, ईवीएम की कार्यप्रणाली से संबंधित जो प्रश्न उठते हैं, निर्वाचन की निर्धारित तिथियां, ये आरोप लगाया जाता है कि भाई सत्ता पक्ष के अकॉर्डिंग ये तो तिथियां तय की हैं कि भाई सत्ता पक्ष को फायदा होने वाला है तो ऐसी तिथियां घोषित कर दी जिससे और फायदा हो जाएगा। आयोग पर कई तरीके के, आयोग की विश्वसनीयता पर कई तरीके के प्रश्न चिन्ह आरोपित किए जाते हैं। तो अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखना भी बहुत बड़ी चुनौती है आज की डेट में, किसके लिए? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो मुझे एक बार ये बता दो, ठीक आ रही थी, रुक गई। एनीवे, अर्ध न्यायिक कार्य क्या है, परामर्शी कार्य क्या है, क्या क्या चुनौतियां हैं? तो चुनौतियों में याद रहेगा संवैधानिक और कानूनी शक्तियों के मध्य संघर्ष है, अपर्याप्त क्षमता है, भ्रष्ट आचरण पर अंकुश लगाने में असमर्थ है, ज्यादा शक्तियां नहीं है, और साथ ही अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है। किसके लिए? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। फिर आऊंगी, एक बार ये कंप्लीट करा दूं क्योंकि अब वहीं पे है, वही सारे पॉइंट आएंगे जो पहले क्वेश्चन में थे। इन चुनौतियों की पृष्ठभूमि में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की शक्तियों को, ये ईसीआई ही बोलूंगी यार, बार बार इतना लंबा बोलती हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया,
ईसीआई की शक्तियों को पुनरीक्षित करने की जरूरत है, तो क्या क्या कर सकते हैं? तो सेम टू सेम मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रदत्त संवैधानिक सुरक्षा की भांति ही अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों को भी संवैधानिक सुरक्षा दी जानी चाहिए। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी कार्यकाल की सुरक्षा होनी चाहिए। दूसरा, पहली रिकमेंडेशन याद हो गई। दूसरी, निर्वाचन आयुक्तों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिए वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त की कोई जरूरत नहीं है इसकी। तीसरा, कोई जरूरत नहीं है। ये कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, विधि मंत्रालय और गृह मंत्रालय पर ईसीआई की निर्भरता को कम करना, यानी स्वतंत्र सचिवालय होना चाहिए। ईसीआई का स्वतंत्र सचिवालय होना चाहिए और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, विधि मंत्रालय, गृह मंत्रालय पर ईसीआई की निर्भरता कम करनी चाहिए। ईसीआई के पास स्वयं का एक, ये बोल ही दिया, एक स्वतंत्र सचिवालय होना चाहिए। स्वयं के भर्ती नियमों का निर्धारण, शॉर्ट लिस्टिंग, मतलब निर्वाचन आयोग के अपने अधिकारी होने चाहिए। अधिकारी और कर्मचारियों के लिए दूसरे विभागों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अन्य संवैधानिक निकायों जैसे यूपीएससी की भांति इसका जो व्यय है, यानी इसका जो बजट है निर्वाचन आयोग का, वो भारत की संचित निधि पे भारित होना चाहिए। भाई भारत की संचित निधि पे भारित होना चाहिए। फिर आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधानों को विधि समर्थन, यानी आदर्श आचार संहिता के जितने भी प्रावधान है ना, विधि का समर्थन होना चाहिए। यानी यदि आप आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करोगे तो केवल निंदा नहीं की जाएगी, बल्कि विधि के तहत आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। यानी आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधानों को विधि का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। फिर ईसीआई को निर्वाचन के पश्चात सदस्यों को निरह घोषित और दल बदल के मामले में शक्तियां, ये मैंने आप लोगों को जो दल बदल वाला टॉपिक पढ़ाया था ना संसद में, वहां पे बताया था कि एक रिकमेंडेशन दी जाती है कि दल बदल के मामले में शक्तियां किसको है? लोकसभा के अध्यक्ष को होती है ना। तो ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष कई बार निष्पक्षता से काम नहीं कर पाता, तो इलेक्शन कमीशन को ये शक्तियां दी जानी चाहिए, ये भी बोल सकते हैं। और फिर धनबल से निपटने के लिए जनप्रतिनिधित्व में नए संशोधन करने की मांग की गई, जिसके माध्यम से निर्वाचन आयोग को और अधिक सशक्त बनाया जा सके, सक्षम बनाया जा सके, ताकि वो कार्यवाही भी स्वतंत्रता पूर्वक कर सके। अगला, कोई जरूरत नहीं है अनुशंसाओं, ये देख सकते हो। ईसीआई को सशक्त बनाने के लिए विधि आयोग की रिपोर्ट पे विचार किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग की नियुक्तियों में, जैसे सबसे पहला ही पॉइंट यही था, निर्वाचन आयोग की नियुक्तियों की विधि में सुधार होना चाहिए, जो कि मैंने बताया कोलेजियम के द्वारा होना चाहिए, सरकार के द्वारा नहीं। तो यानी सुधार में क्या क्या, वही सारी चीजें, 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा। तो सारी चीजें क्लियर हुई कि भाई विधि में सुधार, हटाने में आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान शक्तियां, स्वतंत्र सचिवालय, अलग से संचित निधि पे भारित, यानी अलग से बजट, ठीक है। और दल बदल के मामले में भी इसको शक्तियां दी जानी चाहिए। अलग अलग जो आयोग है उन्होंने भी रिकमेंडेशन दी है, और आरपीए एक्ट में भी निर्वाचन आयोग की शक्तियों को बढ़ाने के लिए और ज्यादा प्रयास किए जाने चाहिए। तो मुझे बता दो, समझ में आया? आ गई आपके कमेंट सेक्शन पे। आपकी ये सारे एंगल कंप्लीट हुए। संवैधानिक प्रावधान और सांविधिक प्रावधान क्या होते हैं मैम? निर्वाचन आयोग कितने सदस्य होते हैं और कहां से आते हैं? निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं। एक मैंने इसलिए बोला था सोनल, बच्चे पढ़ के आने के लिए, बहुत इजी है निर्वाचन। वो चीजें मैं यूट्यूब पे ऑलरेडी पढ़ाऊंगी, अगर आपको उसी तरीके से पढ़ना है तो मुझे बता दो, फिर मैं क्यों इतनी मेहनत करूं? मेरे लिए वो आसान है ना, उसमें मुझे बस भाषण देना, निकल जाना है। 1+2 होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। पीटी वाली जो यूट्यूब पे क्लास होएंगी ना, उसमें मैं पूरा डिटेल से ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाऊंगी, जैसा कि आपको पढ़ाया जाता है। ईसीआई का उल्लेख आर्टिकल 324 से 329 किया गया है ना, या आर्टिकल भी आंसर में बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखने ही है। यदि आपको आर्टिकल याद है तो सोने पे सुहागा है, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमें अब ये देखो, हमें क्या क्या पता लग गया। निर्वाचन आयोग क्या है? निर्वाचन आयोग की संवैधानिक शक्तियां, सांविधिक शक्तियां, अर्धन्यायिक शक्तियां, परामर्शी शक्तियां। निर्वाचन आयोग की चुनौतियां और निर्वाचन आयोग में सुधार के सुझाव। कहां से बनेगा क्वेश्चन? यहीं से तो बनेगा, ऐसा तो है नहीं पेड़ पे से और कुछ टपक जाएगा। अब देखो, अब अगला है निर्वाचन आयोग की शक्तियों और कार्यों पे प्रकाश डालिए। एक अलग हो गया कि इसकी शक्तियां क्या है और कार्य क्या है, और साथ ही इसकी स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दे बताने हैं। जब मुद्दे बताएंगे तो कुछ सुधार के सुझाव भी दे देंगे।
ठीक है, जैसे देखो सबसे पहले वही है, भारतीय संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी और स्वतंत्र आयोग है। इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन सम्मिलित है। आयोग की शक्तियां और कार्य क्या क्या है, तो अब शक्तियां और कार्य अलग अलग नहीं लिखने, ये एक ही में आ जाएंगे। क्या क्या कार्य और शक्तियां हैं इसके, तो वही क्या क्या कार्य और शक्तियां हैं। सबसे पहले निर्वाचन आयोग को निर्वाचन क्षेत्रों के विस्तार या सीमाओं का निर्धारण करने का अधिकार है। जैसे क्या क्या है, निर्वाचक नामावलियां तैयार करेगा, निर्वाचक नामावलियां तैयार करने का अधिकार, चुनाव की तिथियां और कार्यक्रमों की घोषणा करने का अधिकार, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार, चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू करने की शक्तियां प्रदान की गई। ठीक है, तो आपने क्या देखी, निर्वाचक नामावलियां तैयार करता है, तिथियां घोषित करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, आचार संहिता लागू करने का काम करता है। परामर्शी शक्तियों में, इसी में शक्तियों में आप बता सकते हो, परामर्शी शक्तियां आपको ऑलरेडी पता है, दो बड़ी परामर्शी शक्तियां हैं। क्या यार ये ना बेल, थोड़ी देर आप बोल लो यार, मैं बोलते बोलते थक गई। मैं पानी मांगू, मैं इतनी देर से बेल बजा रही हूँ, ये कहाँ गए हुए। हो सकता है उसकी गलती ना हो, उसको सुनाई नहीं, बेल बजी नहीं रही है। भाई साहब, मेरा मतलब एक बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे था सहयोगी काम करने वाला, बहुत, वो चला गया। तो अच्छे आदमी ना हमेशा याद किए जाते हैं ना, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। एनीवे कोई नहीं, पढ़ते हैं, मैं होटल से ही पी लेती हूँ। 2 मिनट का समय दे दो। आपके कमेंट लेती हूँ तब तक। ऑनलाइन क्लास में ना थोड़ा सा ये होता है, ऑनलाइन क्लास में आपको कंटिन्यू बोलना होता है। ऑफलाइन क्लास में तो जैसे मान लो अभी मैं थक गई तो मैं आपसे पूछ लूंगी, हाँ भाई बताओ, न्यायपालिका ये परामर्शी शक्तियां बताओ इसकी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, है ना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की परामर्शी शक्तियां बता देगा कोई बच्चा, तो फायदा रहता है ऑफलाइन क्लास में, लेकिन पॉसिबल नहीं है मेरे लिए ऑफलाइन क्लास करना। बिल्कुल करिश्मा, अलग अलग लिख दोगे तो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। मतलब सबसे पहले आपने प्रशासनिक शक्तियां बता दी, क्या क्या है प्रशासनिक शक्तियां, तो ये है निर्वाचक नामावलियां तैयार करना, तिथियां, चुनाव चिन्ह, चुनाव, ये क्या नाम, राजनीतिक दलों को मान्यता, चुनाव चिन्ह, ये सारी है ना। परामर्शी शक्तियों में आपको पता है, संसद को, संसद के मामले में राष्ट्रपति को, और विधानमंडल के मामले में राज्यपाल को सलाह देता है सदस्यों की निर्योग्यता के संबंध में। तो परामर्शी शक्तियां आपको पता है। अर्ध न्यायिक शक्तियों में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने से संबंधित विवाद और चुनाव चिन्ह के आवंटन से उत्पन्न विवादों के संबंध में न्यायालय के तौर पे काम करता है। यहाँ पे फिर डिटेल से नहीं बतानी आपको, क्योंकि स्कोप नहीं है ना, आपको सारी शक्तियां बतानी पड़ेंगी। और यहीं पे आप अर्ध न्यायिक में सारी गिनवाने लग जाओ, सारी परामर्श, मतलब बस ये दिखा देना है एग्जामिनर को कि देखो भाई हमको आता सब है, हमको प्रशासनिक शक्तियां भी पता है, हमको अर्ध न्यायिक भी पता है, हमको ये क्या नाम है, परामर्शी भी पता है, आता सब है हमको, और लिख दिया। तो ये शक्तियां और कार्य बता दिए। उसके बाद ये जो अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट था इस क्वेश्चन का, ईसीआई की स्वतंत्रता और निष्पक्षता से संबंधित मुद्दों की बात करें, तो भारत के निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता, यानी 324 में चुनाव आयोग की स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य प्रणाली को सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए कई प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। क्या प्रावधान किए गए हैं, एक तो मुख्य निर्वाचन आयोग को कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है, पहला प्रावधान, एकदम रट लो इसको, यानी मुख्य निर्वाचन आयोग को उसके पद से किन्हीं राजनीतिक कारणों से नहीं हटाया जाएगा, उनको उनके पद से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही हटाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को है लेकिन ये संरक्षण, जब हम सुधार के सुझाव बताएंगे ना, तो हम ये बताएंगे कि जो संरक्षण मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दे रखे हैं ना, वही संरक्षण दूसरे आयुक्तों को भी दो, तब जाके निर्वाचन आयोग ज्यादा सशक्त बनेगा, ज्यादा मजबूत बनेगा। लेकिन सुधार मतलब एक स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ काम कर सके, उसके लिए संवैधानिक प्रावधान तो है ही
कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा है, उनको उसी रीति से पद से हटाया जाएगा जिस रीति से न्यायाधीशों को हटाया जाता है। राजनीतिक कारणों से इनको पद से नहीं हटाया जाएगा। अगली क्या सुरक्षा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ध्यान रखना यहाँ पे सभी को नहीं है, 1+2 है ना, तो केवल 1 को यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। साफ साफ लिखा है, यानी नियुक्ति हो गई तो सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे। और तीसरा, निर्वाचन आयुक्तों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर ही उनके पद से हटाया जा सकता है। ये भी आसान हो रहा है, बताओ। यानी जो निर्वाचन आयुक्त है ना, उनको कैसे पद से हटाया जाएगा? तो ये भी स्वतंत्रता में लिख सकते हैं हम कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कमिश्नर है उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर उनको पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। मान लो यदि पॉलिटिकल पार्टी चाहे कि आयुक्तों को निपटा दो, हटा दो, तो नहीं हटा सकते, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अनुमति की जरूरत होती है। तो ये कुछ प्रोविजन आप देख सकते हो कि भाई क्या क्या स्वतंत्र, एक अलग से क्वेश्चन और कराऊंगी उसमें फिर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 3 पॉइंट तो क्लियर हुए कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्रता के साथ काम कर सके, सक्षम होकर काम कर सके, तो क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को के पद की कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है, बता दिया मैंने डिटेल से। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे और दूसरे निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सलाह की जरूरत होती है, सिफारिश पर ही हटाया जाएगा। लेकिन इन प्रावधानों के बावजूद, असली क्वेश्चन यहीं से है, इन प्रावधानों के बावजूद कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इनकी पूर्ण स्वतंत्रता और निष्पक्षता में बाधा उत्पन्न करते हैं। वही वाले मुद्दे जो हम अभी तक डिस्कस करते आए हैं। यानी पहला मुद्दा है, संविधान में इनकी अहर्ता निर्धारित नहीं है। जो मैंने आपको बताया था ना पहले वाला क्वेश्चन कि सदस्यों की नियुक्ति हेतु किसी निर्धारित मापदंड या प्रक्रिया का अभाव है, यानी योग्यता का अभाव है कि क्या योग्यता होगी, यानी इनकी अहर्ता, योग्यता निर्धारित नहीं है संविधान में। एक चुनौती तो ये है, यानी यहाँ पे सुधार होना जरूरी है, ठीक है, यानी इनकी अहर्ता निर्धारित नहीं है। दूसरा, राजनीति प्रेरित नियुक्तियों की संभावना लिखना, संभावना ज्यादा है क्योंकि वर्तमान में नियुक्तियां सरकार द्वारा एक पक्षीय रूप से की जाती हैं, जिससे पक्षपात नियुक्तियों की संभावना बन जाती है। यह इसकी विश्वसनीयता में कमी लाता है। ये कौन सा पॉइंट है? वही वाला कि जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने रिकमेंडेशन दी है कि केवल कार्यपालिका और राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति नहीं करे, बल्कि कोलेजियम करे। उस कोलेजियम में प्रधानमंत्री भी हो, विपक्ष का नेता भी हो, मुख्य न्यायाधीश भी हो, है ना। तो राजनीतिक प्रेरित नियुक्तियों की संभावना है। वर्तमान में जो नियुक्ति की प्रणाली है, आप ये बोल सकते हो वर्तमान में जो उनकी नियुक्ति की प्रणाली है वो संदेहास्पद है, वो हम ये कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं निष्पक्षता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। तो ये भी एक बाधा है। तो 2 बाधाएं देख ली, यानी अहर्ताएं निर्धारित नहीं है, राजनीतिक प्रेरित नियुक्तियों की संभावना है। अगला, कार्यकाल की सुरक्षा मुद्दा है। किसकी कार्यकाल की? संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों, यानी ये जो 1+2 है ना, इसको तो कार्यकाल की सुरक्षा दे रखी है, इसको तो उसी रीति से हटाया जाएगा, इनको तो उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से न्यायाधीशों को हटाया जाता है। लेकिन ये जो 2 निर्वाचन आयुक्त हैं, इनको कार्यकाल की सुरक्षा नहीं है। यानी संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के कार्यकाल पदावधि को निर्धारित नहीं किया गया है। इन निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल को निर्धारित नहीं किया गया है कि इनका कितना कार्यकाल होगा। साथ ही निर्वाचन आयुक्तों को जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी तरह कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त नहीं है। ये जो 2 निर्वाचन आयुक्त हैं, इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पे हटाया जा सकता है बहुत आराम से, बहुत कठिन प्रक्रिया नहीं है। तो ये भी एक मुद्दा है। तो 3 बाधाएं समझे, यानी अहर्ताएं निर्धारित नहीं है, राजनीतिक प्रेरित नियुक्तियों की संभावना है, कार्यकाल की सदस्यों की कार्यकाल की सुरक्षा का अभाव है। अगला है, सेवानिवृत्ति के पश्चात नियुक्ति को रोकने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। यानी सेवानिवृत्त निर्वाचन आयुक्तों को संविधान द्वारा राज्य के तहत लाभ का पद ग्रहण करने या सेवानिवृत्त के पश्चात किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को ग्रहण करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया संविधान में। सेवानिवृत्ति के पश्चात नियुक्ति के लिए संविधान में रोका नहीं गया है। सेवानिवृत्ति के पश्चात ये लाभ का पद भी धारण कर सकते हैं, किसी राजनीतिक दल से भी जुड़ सकते हैं। और यदि ऐसा है तो फिर तो निष्पक्षता के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठना स्वाभाविक सी बात है ना भाई।
आपको यदि लालच दे दिया जाए कि हमारे फेवर में चीजें करो, बाद में यहाँ का राज्यपाल बना देंगे, यहाँ आपको राज्यसभा का सदस्य बना देंगे, तो फिर फेवर करने में क्या जाता है? स्वार्थी तो है ही दुनिया, समझ रहे हो? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें सुधार ये जरूर लिखना ही लिखना है ये पॉइंट कि सेवानिवृत्ति के पश्चात नियुक्ति या लाभ का पद धारण करने से रोकने के लिए संवैधानिक प्रावधान किए जाने चाहिए, जैसा कि कैग में किया गया है, जैसा न्यायाधीशों के संदर्भ में किया गया है, जैसा यूपीएससी के संदर्भ में किया गया है। ऐसा निर्वाचन आयोग के संदर्भ में नहीं किया गया है। अगला मुद्दा है वित्तीय स्वायत्ता। आपको मैं बता चुकी हूँ, ईसीआई का बजट जो है वो भारत की संचित निधि में भारित नहीं होता है, इसकी स्वतंत्रता और स्वायत्ता को भी कम करता है। साथ ही संस्थागत संरक्षण, मतलब एक तरीके से जो इसके कर्मचारी वगैरह हैं उसके लिए भी दूसरे विभागों पे निर्भर, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्तियों में किसी भी प्रकार के राजनीतिक पूर्वाग्रह की संभावना को समाप्त किया जाना चाहिए। साथ ही सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने हेतु अन्य तरीकों को अपनाया जाना चाहिए, और इसका जो बजट है वो भी संचित निधि पर भारित बनाने की जरूरत है, नहीं को काट देना, भारित बनाने की, संचित निधि पे भारित बनाने की जरूरत है, संचित निधि पे अभी भारित नहीं है, भारित करने की जरूरत है। ये कंक्लूजन हो गया हमारा। मुझे बताओ, तीसरा क्वेश्चन हमने किया, इसकी शक्तियां और कार्य, शक्तियां और कार्यों को डिटेल से देख लिया हमने। शक्तियों में प्रशासनिक कार्य शक्तियां क्या है, परामर्शी और अर्ध न्यायिक शक्तियां क्या है। उसके बाद जो ये दूसरा पार्ट था ना, इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता और निष्पक्षता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कीजिए। तो हम एक दो पॉइंट में या ग्राफ में ये बता सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्रता के साथ काम करने के लिए संविधान में कुछ प्रोविजन किए गए हैं, जैसा कि 3-4 प्रोविजन मैंने आप लोगों को याद करवाए थे कि भाई एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा है, अन्य आयुक्तों को हटाना है तो मुख्य निर्वाचन आयोग की सलाहकार पे ही हटाया जाएगा, अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको संबोधित किए जाने की जरूरत है, जिनमें सुधार किए जाने की जरूरत है। तो क्या क्या मुद्दे हैं? तो संविधान में इनकी अहर्ताएं निर्धारित नहीं है तो वो निर्धारित कीजिए। राजनीतिक प्रेरित नियुक्तियों की संभावना है तो इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को परिवर्तित कीजिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आपको एक कोलेजियम सिस्टम के आधार पर इसकी नियुक्ति करनी चाहिए, ताकि निष्पक्षता को आप सुनिश्चित कर सके, है ना। तो दो रिकमेंडेशन, मतलब दो चीजें हो गई, बाधाएं, अहर्ता और राजनीतिक प्रेरित नियुक्तियों की संभावना। कार्यकाल की सुरक्षा का मुद्दा है। निर्वाचन आयुक्तों की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को तो है, मेरे हिसाब से अब तक आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। तो कार्यकाल की सुरक्षा का मुद्दा है। सेवानिवृत्ति के पश्चात नियुक्ति का मुद्दा है। संविधान में प्रोविजन नहीं किया गया है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात ये कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, या फिर ये किसी क्या नाम है राजनीतिक दल की सदस्यता नहीं लेंगे। तो इस पे वित्तीय स्वायत्ता देने की जरूरत है। और फाइनली कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्तियों में किसी भी प्रकार के राजनीतिक पूर्वाग्रह की संभावना को समाप्त किया जाना चाहिए, तथा साथ ही सभी हितधारकों की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न न उठे। और इसके लिए कंक्लूजन में आप लिख सकते हो, इसके लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको हम अपना सकते हैं, ताकि निर्वाचन आयोग को और ज्यादा सशक्त, और ज्यादा मजबूत, और ज्यादा निष्पक्ष बनाया जा सके, ताकि लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूती प्रदान की जा सके। बुझे? बता दो फटाफट। समझ में आ रहा है? मैम अलाभकारी पद को, अलाभकारी कुछ नहीं, अलाभकारी परिवर्तन का मतलब ये होता है कि आपको यदि ये शक्तियां हैं तो आपके निर्वाचन के बाद इन शक्तियों को अलाभ, मतलब इनमें कमी नहीं की जाएगी, ठीक है, इनमें कमी नहीं की जाएगी, वही होता है, ये हर पद के लिए होता है, निर्वाचन आयुक्तों को छोड़ के, ठीक है, ध्यान रखना। मुझे मजा आ रहा है पढ़ने में? निर्वाचन आयोग समझ में आया? आपको ये पैटर्न कैसा लगा? मुझे दिल से बताना, मेरी मतलब तारीफ मत करना, मैं पहले ही बता दूं, मैंने पहले ही बताया था, मुझे न्यूट्रल होके बताना, इस तरीके से हम पढ़ें। खासकर आयोग, जो मुझे डिटेल से पढ़ाना था वो मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, डिटेल से उतना ही पढ़ना था हमको। जैसे निर्वाचन जितने भी आयोग है, जैसे कैग है, कैग ट्रेडिशनल तरीके से तो यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी ही मैं। अभी तो स्पेक्ट्रम चल रहा है, फिर 3 दिन और 1 हफ्ता स्पेक्ट्रम के बाद 3 दिन पॉलिटी, 3 दिन स्पेक्ट्रम चलेगा।
तो पॉलिटी में आयोग पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को, जो ट्रेडिशनल वे होता है कि कितने सदस्य हैं, कितनी, जो बिल्कुल बेसिक चीजें होती हैं वो वहां पे पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो, कुछ भी छूटेगा नहीं। लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोल रहे हो बच्चे, बेस्ट है ना, ठीक है, क्या बोल रहे हो मैम, पढ़ने में अच्छा है तो मुझे ज्यादा अच्छे से, अच्छा मेरे को ज्यादा अच्छे से पता है, क्यों आपको नहीं पता है? ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, 1 मिनट का समय दे दो, एक कॉल आ रहा है। हेलो, आई एम इन क्लास, कॉल यू आफ्टर हाफ एन आवर। ओके ओके, ठीक है, समझ गए? चुनौती, मुद्दा, कमी, मैम इट्स एसेंशियल दैट कंक्लूजन शुड बी मैक्सिमम, बिल्कुल 3 से 4 लाइन में कंक्लूजन हो, बढ़िया पॉजिटिव कंक्लूजन हो, कुछ सुधार के सुझाव दे दो, किसी कमेटी के रिकमेंडेशन के तहत सुझाव दे दो, है ना, कि किसी कमेटी ने, ठीक है, ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में वही है भाई, एक बार फटाफट ये ये मैं अपने नोट्स पढ़ा रही हूँ जो मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में बनाए थे ना, तो ये कुछ कुछ वही नोट्स हैं। सुपरिभाषित चुनावी कानूनों और भारत, मतलब उसको टाइप करवा दिया गया है, सुपरिभाषित चुनावी कानूनों और भारत निर्वाचन आयोग के लिए अधिकाधिक शक्तियों की आवश्यकता है। यानी भारत के निर्वाचन आयोग और चुनावी कानूनों के लिए उसको अधिक से अधिक शक्तियां देने की आवश्यकता है, क्योंकि मौजूदा जो कानून है, वो तंत्र है, वो चुनौतियों से निपटने में अपर्याप्त है। विश्लेषण करें तो हमको बताना पड़ेगा चुनौतियां क्या हैं। तो चुनौतियां तो ऑलरेडी हम पहले भी मैं बता चुकी हूँ क्या क्या चुनौतियां हैं। संवैधानिक शक्तियों और सांविधिक कानूनी शक्तियों के मध्य संघर्ष है, अपर्याप्त क्षमता है, वो चुनौतियां तो ऑलरेडी आपको पता है ना, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके अलावा और क्या चुनौतियां हैं? भ्रष्टाचार है, राजनीति का अपराधीकरण है, चुनाव के संदर्भ में भ्रष्टाचार है, राजनीतिक अपराधीकरण है, पेड न्यूज की परिभाषा का अभाव है, पेड न्यूज बड़े स्तर पे होता है, सोशल मीडिया की नीति का अभाव है, कोई एक एक सोशल मीडिया की पॉलिसी नहीं है, सोशल मीडिया का गलत प्रयोग होता है, ऑनलाइन माध्यम से जनमत को प्रभावित करने का प्रयास, पब्लिक रिलेशनशिप कंपनी, मतलब आप ये बोल सकते हो ऑनलाइन माध्यम से जनमत को प्रभावित करने का बड़े स्तर पे प्रयास किया जाता है, नैतिकता का पतन, राजनीतिक लाभों के लिए धन बल संसाधनों की खरीद बिक्री, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग, विरोधियों के ऊपर झूठे आरोप, नैतिकता का पतन हो रहा है बड़े स्तर पे। आप देखोगे तो चुनाव, ये बेसिकली निर्वाचन आयोग पे ही क्वेश्चन नहीं है, ये चुनाव से संबंधित भी क्वेश्चन है कि क्या क्या चुनौतियां हैं चुनावी कानूनों के संदर्भ में, और निर्वाचन आयोग को और क्या शक्तियों की जरूरत है। तो हम ये चुनाव के संदर्भ में चुनौतियां देख रहे हैं, चुनाव निर्वाचन आयोग के संदर्भ में नहीं। तो चुनाव के संदर्भ में तो भ्रष्टाचार है, अपराधीकरण है, पेड न्यूज है, सोशल मीडिया नीति का अभाव है, ऑनलाइन तरीके से जनमत को प्रभावित किया जाता है बड़े स्तर पे, नैतिकता का पतन हो रहा है, राजनीतिक लाभों के लिए धन बल का प्रयोग है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। कैसे दुरुपयोग? अब आपको भाषण देने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन भाषण के माध्यम से आप जातिगत मुद्दे, धार्मिक मुद्दे उठा के लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हो अपने वोट के लिए, तो वो भी तो गलत है ना भाई। ये भी तो चुनावी सुधारों से संबंधित आएंगे। वैसे मैं चुनावी सुधार अलग से कराऊंगी आपको, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही। विरोधियों के ऊपर झूठे आरोप लगाते रहते हैं, कई बार देखने को मिला है। वित्तीय स्वायत्ता की कमी है किसके, अब हम इलेक्शन कमीशन की देखेंगे। ये तो हमने चुनावी चुनौतियां देख ली, इलेक्शन कमीशन की वही चुनौतियां जो हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। वही वित्तीय स्वायत्ता की कमी है, संचित निधि पे भारित नहीं है, ईसीआई सरकार पे निर्भर है, आदर्श आचार संहिता का कानून द्वारा प्रवर्तन नहीं होता। जैसे हमने एक सुधार भी देखा था, अगर याद हो तो, अभी क्लास में हो, सो नहीं रहे हो तो, कि आदर्श आचार संहिता को विधि के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, सुझाव क्या हो सकते हैं? तो 2013 में कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के अनुसार में शामिल कोई जरूरत नहीं है। क्या क्या सुधार हो सकते हैं? पेड न्यूज को व्यापक विचार विमर्श के बाद विस्तृत रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। सोशल, बेल नहीं बज रही थी क्या? मैं 70 बार बजा चुकी हूँ। प्लीज गर्म पानी दे दीजिए 2 गिलास में। समग्र सोशल मीडिया नीति होनी चाहिए, अज्ञात स्रोतों राजनीतिक दलों के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, है ना, जो अज्ञात स्रोतों से राजनीतिक दलों को पैसा वैसा आता है उसके ऊपर नियंत्रण,
ये चुनाव सुधार अभी नहीं समझ में आएंगे, चुनाव सुधार मैं आपको अलग टॉपिक में पढ़ाऊंगी, क्या क्या चुनाव सुधारों की समस्याएं हैं, चुनाव सुधार क्या, ये तो बीच में एक क्वेश्चन आ गया तो मुझे लगा ठीक है डिस्कस कर देंगे थोड़ा बहुत। वीवीपैट, एफवीएम, ये सॉरी ईवीएम के में सुधार होने चाहिए। चुनावी कदाचार को अपराध घोषित तथा 2 वर्ष या से अधिक सजा है उसके लिए प्रावधान किया ही गया है। वित्तीय स्वायत्ता दी जाए और अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति दी जाए। भाई दंडित करने की शक्ति नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ध्यान रखना। यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अवमानना होती है तो शक्ति नहीं है अवमानना के लिए, तो ये शक्ति दी जाए। ये चुनाव सुधारों से संबंधित क्वेश्चन है, इसे फिर कभी देख लेंगे, लेकिन मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चुनौतियां हैं, ओवरऑल चुनाव से संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं, चुनाव आयोग से संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। तो जो जो चुनौतियां हैं ना उसी में सुधार कर दो आप। भाई मैंने आप लोगों को क्या समझाया कि समस्याओं में किसी भी समस्या का समाधान कैसे किया जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को स्पेक्ट्रम में समाज सुधार आंदोलन पढ़ाया, तो सबसे पहले यदि हमें समस्याएं पता होंगी क्या क्या समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को सुलझा देंगे। वही है, जो जो समस्याएं हैं उनको सुधार कर दो, हो जाएगा सुधार। ये एक अलग क्वेश्चन था, यहाँ पे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आऊंगी कमेंट सेक्शन पे। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित और सुरक्षित करने के लिए संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से, सेम क्वेश्चन आ गया, पूछ रहा है कौन कौन से प्रोविजन है जो चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करते हैं और इस संस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कमियों की पहचान करनी है, क्या क्या कमियां हैं और सुधार समाधान बताने हैं। कितने पार्ट हुए इस क्वेश्चन के, कौन बताएगा मुझे, मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित और सुरक्षित रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, पार्ट बताने हैं, कितने पार्ट में लिखोगे आंसर को। इस संस्था को और अधिक सशक्त करने के उद्देश्य से उन कमियों की पहचान जिनके समाधान करने की जरूरत है, कौन बताएगा मुझे, कितने पार्ट में लिखोगे इस क्वेश्चन को, क्या क्या लिखोगे। 3 पार्ट में, बहुत बढ़िया। 4 पार्ट में, 3 पार्ट बहुत है, मतलब 4 पार्ट में आप ये बोल सकते हो भूमिका को जोड़ के कि भूमिका लिख दी छोटी सी 4-5 लाइन की, उसके बाद सीधे सीधे आएंगे कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान है, क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या समाधान हो सकते हैं, दैट्स इट। 3 पार्ट में हम बेसिकली इसको बोल सकते हैं, भूमिका को छोड़ देंगे तो। मेरी बात समझ में आई, और कंक्लूजन फिर वो अलग हो ही जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हो, रिंगिंग मतदान केंद्र लूटना क्या होता है, इसको एक बार मैं देख लूंगी यार, ये कोई टेक्निकल टर्मोलॉजी होगी, मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। रिंगिंग, वीवीपैट, वीवीपैट क्या होता है, वीवीपैट मान लो आप किसी को भी मत देते हो तो एक पर्ची निकलेगी कि आपका मत इसी पार्टी को गया है ना। ये टेक्निकल टर्म्स है, मैं आपको बाद में बता दूंगी, अभी वैसे भी वीवीपैट मैंने पढ़ाया भी नहीं है। चुनाव सुधार जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना तो चुनाव सुधार में मैं आपको डिटेल से सारी चीजें बताऊंगी, क्या क्या टेक्निकल टर्म्स है, क्या क्या चुनौतियां हैं चुनाव के संदर्भ में, ठीक है बच्चे, ध्यान रखना। वन नेशन वन इलेक्शन के कुछ टॉपिक डाल सकते हैं, बिल्कुल वो मैं कराऊंगी, करंट का टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन, एक क्वेश्चन बनेगा, क्या क्या होता है वन नेशन वन इलेक्शन, उसके लाभ क्या होंगे, हानियां क्या होंगी, वो करंट का टॉपिक है, करवाऊंगी, टेंशन मत लो। और वो चुनाव में आएगा, निर्वाचन आयोग में नहीं आएगा, अभी हम निर्वाचन आयोग में पढ़ रहे हैं, है ना, ध्यान रख लेना, अभी हम निर्वाचन आयोग पढ़ रहे हैं, चुनाव सुधार नहीं पढ़ रहे हैं, इस बात को मत भूला करो। बहुत बढ़िया बोला आप लोगों ने, 3 पार्ट में होगा। जैसे सबसे पहले हमने भूमिका बता दी, सार्थक और न्याय संगत लोकतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हेतु संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो संवैधानिक प्रावधान देख लो भाई, सब एक्ट नहीं है, ये आर्टिकल है, आर्टिकल है। मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्य, सेम वही चीजें, क्या क्या प्रोविजन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा है, उनको उसी पद और रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, बात खत्म। दूसरा, मुख्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा निर्वाचन के बाद। और अन्य शक्तियां क्या है कि किसी भी चुनाव आयुक्त और क्षेत्रीय आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा से ही पद पे हटाया जाएगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट्स इट, यही है। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कमियां ज्यादा है, सिर्फ 3 प्रावधान याद रखने हैं जो संवैधानिक प्रावधान है, जो इसको सशक्त बनाते हैं। दिख गए आपको संवैधानिक प्रावधान कितने सशक्त बना रहे हैं, कमियां हैं बड़े स्तर पे हैं। अब हम कमियां देखेंगे, वही कमियां हैं
केवल मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक संरक्षण है, चुनाव आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पे हटाया जा सकता है। यानी कमी क्या है, मुख्य अन्य निर्वाचन आयुक्तों को संरक्षण नहीं है कार्यकाल का। अगला, चुनाव आयुक्तों के बजट को समेकित निधि पे, मतलब आप ये बोल सकते हो संचित निधि, निर्वाचन आयोग का बजट संचित निधि पे भारित नहीं है, ये भी बोल सकते हो। और जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं, उन आप इतना ही बोल दो निर्वाचन आयोग का जो बजट है वो संचित निधि में भारित नहीं होता है। दूसरी कमी, तीसरी कमी, इनकी योग्यता का संविधान में कहीं पे भी निर्धारण नहीं किया गया है। ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कई कमियां बता चुकी हूँ। आपका आज क्या काम होगा, होमवर्क होगा, निर्वाचन आयोग को कंप्लीट कर लेना। इससे बाहर सिंगल क्वेश्चन नहीं बनेगा मेंस में, गारंटी के साथ बता सकती हूँ। यदि मान लो कोई ड्रेस्टिक चेंज ना हो जाए इन फ्यूचर करंट में, आप लोगों को क्या क्या कमियां हैं पूरी एक लिस्ट बना देना, सारे सबको मिला के एक जगह कर देना। ठीक है, क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या परामर्शी क्षेत्र हैं, अर्ध न्यायिक क्षेत्र हैं, क्या क्या संवैधानिक है, क्या क्या सांविधिक, सबको लिस्टिंग कर लेना है ना। अगली कमी क्या है, चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं है, कभी भी हटाया जा सकता है उनको चीफ इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पे। सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त अन्य सरकार पद पर पुनः नियुक्ति हेतु, यानी पुनः नियुक्ति हेतु कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है संविधान में, कोई भी लाभ का पद धारण कर सकते हैं, किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं। और चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श से, हाँ, इनकी नियुक्ति में क्या है, नियुक्ति की प्रणाली में कमी है कि भाई राष्ट्रपति और मंत्री परिषद ही नियुक्त कर रहे हैं, कोलेजियम सिस्टम नहीं है, तो निष्पक्षता इनकी प्रभावित होती है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, तो ये कमियां बता दी। हालांकि एक पार्ट और होना चाहिए था, इसमें लिखा नहीं गया है। जैसे आंसर तो आपका यही तक कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन में तो यही पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से, स्वतंत्रता निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए, वो लिख दिया, कमियां बता दी। लेकिन आप अपने इस तरीके के क्वेश्चन में केवल यही नहीं छोड़ सकते आंसर, आप समाधान भी बता देना। समाधान को डिटेल से नहीं लिखना है, समाधान को आप किसी ग्राफ में बता सकते हो कि भाई ये समाधान हो सकते हैं, हम ये समाधान कर सकते हैं, और फाइनली एक निष्कर्ष आपका होगा, तब जाके आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये फिर सेम क्वेश्चन आ गया, भारत के निर्वाचन आयोग के अर्ध न्यायिक और परामर्शी प्रक्रिया, ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ आपको, सेम टू सेम डिस्कस किया गया है, 2 बार आ गया होगा, एक आध पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, अदरवाइज सेम टू सेम वही चीजें हैं। चलो भाई बता दो एक बार फटाफट, पूछ लो कुछ, कोई दिक्कत, कर लोगे? 4 पेज कहाँ, 4-5 पेज में सारे नोट्स बन जाएंगे, इलेक्शन कमीशन कंप्लीट, मेन से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। बस अब लास्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हो, पीडीएफ क्या बोल रहे हो, मैंने देखा नहीं। मैं पीडीएफ अभी यार, अभी मैं अभी दे दूंगी, आधे घंटे के अंदर दे दूंगी। ठीक है, निर्वाचन कंप्लीट, क्या बोल रहे हो, आरपी एक्ट, ये टॉपिक है, ये अलग से पढ़ाऊंगी, ये मेंस, ये हमारे मेंस का टॉपिक है, ध्यान रख लेना, आरपीए एक्ट। ठीक है, ये अलग से बताऊंगी, टेंशन मत लो। अरे भेज दूंगी मैम, पीडीएफ भेज देना, कई बार स्किप हो जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं भुलक्कड़ हूँ। वैसे थोड़ी सी तो मैं भुलक्कड़ हो ही गई हूँ आजकल, मेमोरी लॉस हो गया यार मेरा, मुझे बस पढ़ाई याद रहती है, ये चीजें तो मेरे को याद रहती है। घरेलू काम, किसने क्या कहा, किसने कोई काम सौंपा, तो बिल्कुल याद नहीं रहता मुझे, तो मुझे फिर अचानक से याद आता है, मैंने कहा अरे 5 दिन पहले ये बोला था, याद क्यों नहीं आया। कोई बात नहीं, बादाम खाने शुरू किए आजकल, होता है कभी कभी। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, सोशल मीडिया के प्रसार के युग में, इसको मैं, चुनाव सुधार और ये करंट से रिलेट मुद्दे होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली 2019 के आसपास जब चुनाव हो रहे थे उस समय न्यूज में था। तो सोशल मीडिया के प्रसार के युग में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में आने वाली चुनौतियां क्या है। यानी सोशल मीडिया का, ये निर्वाचन आयोग का क्वेश्चन नहीं है, ये चुनाव का क्वेश्चन है ना। तो सोशल मीडिया का जो प्रसार हो रहा है उसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में क्या क्या चुनौतियां आती हैं, इस संदर्भ में ईसीआई द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो ध्यान रखना, अब तो इसका डेटा बढ़ गया होगा, और भी ज्यादा बढ़ गया होगा, ये डेटा वगैरह अपने आप देख लेना। जैसे आज आप देखोगे कि बड़ी संख्या में भारत में सक्रिय सोशल मीडिया है, तो डेटा देख लेना कितने % सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं लोग, मेरे ख्याल से हर व्यक्ति तो करता ही है यार।
मतलब मैक्सिमम आप 80% के आसपास बोल सकते हो, फिर भी डेटा एक बार देख लेना। सोशल मीडिया का प्रसार असत्यापित होता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी समझते हो आप? बड़े स्तर पे झूठ फैलाया जाता है, असत्यापित होता है, कोई सत्यापन नहीं होता, अनिर्देशित होता है। फेक न्यूज के विनियमन के माध्यम से जन भावनाओं को प्रभावित कर सकता है, जैसा कि अमेरिका में 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिला। ठीक है। सोशल मीडिया निम्नलिखित कारणों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के समक्ष एक चुनौती बनी हुई है। तो आप लोगों ने क्या देखा? सोशल मीडिया के डेटा देख लेना, कितना कितना लोग प्रयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया की समस्याएं यदि आप एक लाइन में लिखना चाहें तो असत्यापित होती है, अनिर्देशित होती है, फेक न्यूज का प्रभाव रहता है और बड़े स्तर पे ये प्रभाव डालती है लोगों के मन स्तर पे। गांधी जी को गलियाने लगते हैं लोग व्हाट्सएप के चक्कर में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में, है ना? और पता नहीं क्या क्या दावे करने लगते हैं। तो ये सब सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव है। चुनौती क्यों है सोशल मीडिया? पता होना चाहिए ना क्यों चुनौती है। सबसे पहले तो विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं है, यानी ऑनलाइन चुनाव का विनियमन करने के लिए मौजूदा जो उपाय हैं गूगल, फेसबुक, ट्विटर आदि जैसे प्रमुख मंचों द्वारा अभिव्यक्त स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं पर आधारित होता है, यानी विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं होते। इसको कैसे हम बोल सकते हैं? अभी ये बोल सकते हैं जैसे प्रमुख मंचों द्वारा अभिव्यक्ति स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं पर आधारित है। मतलब व्यक्ति यदि प्रयोग करना चाहे, अब कुछ लोग प्रयोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं प्रयोग कर रहे हैं, कुछ लोग गलत प्रयोग कर रहे हैं, कोई विनियमन नहीं है इसका। मतलब आप इतना बोल सकते हो, बहुत ज्यादा इस पे डीप में मत जाना। अगला अनामिता, ये बहुत बड़ा। अनामिता तो मतलब लोगों की जिंदगी जिंदगी को बर्बाद किया हुआ है, खासकर लड़कों की। अनामिता का मतलब समझते हो ना? सोशल मीडिया अनामिता और छद्मरूपण को संभव बनाता है, जैसा मैं यूट्यूब पे भी बोलती हूँ, जिसमें फर्जी सूचनाओं, एक तो फर्जी सूचनाओं का प्रसार होता है और फर्जी सूचना देने वाले भी होते हैं, और इनकी पहचान करना भी कठिन होता है क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क है, किस किस की पहचान करोगे? जैसे वो ना प्रिया के पीछे, मतलब एक प्रिया नाम इसलिए लिया क्योंकि ये नाम ज्यादा कॉमन यूज होता है ना। प्रिया के पीछे रामफल मिलता है, रामलाल मिलता है ना, राम प्रसाद मिलता है। बाद में पता लगता है अरे ये तो धोखा हो गया हमारे साथ। मतलब ये तो एक छोटा सा एंगल है, लेकिन यदि चुनाव के स्तर पे भी देखोगे तो अनामिता का मुद्दा है, छद्मरूपण का मुद्दा है, फर्जी सूचनाएं बड़े स्तर पे मिलती हैं, नियमन करना इनका सरल नहीं होता है, मिथ्या सूचनाओं की तीव्रता का संचरण। कोई भी एक पोस्ट को वायरल करने वाली वायरल जल्दी होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा चुनाव के समय में धार्मिक मुद्दों को बड़ा उछाला जाता है पाकिस्तान की घटना, बता दिया बांग्लादेश की ये घटना है, यहाँ पे हिंदू महिला के साथ ही हो गया, मुस्लिम महिला के साथ ही हो गया। तो लोगों के अंदर इतना विवेक तो है नहीं कि फर्जी भी हो सकती है। एक बार तो किसी मंत्री, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने पोस्ट कर दिया था रोड का एक, अगर आपको याद हो तो नेशनल हाईवे का एक फोटो ट्वीट कर दिया ऑफिशियल ट्विटर से कि ये है यहाँ के रोड, जबकि वो रोड ना स्विट्जरलैंड नहीं, यहाँ के थे, सिंगापुर वगैरह के थे। ऐसा कुछ मुद्दा भी आया था। तो मिथ्या सूचनाओं का तीव्र प्रसार होता है, तीव्र संचरण होता है, तो ये भी घातक है। विनियमन तंत्र का अभाव है। आप देखोगे 500 मिलियन से भी अधिक इंटरनेट प्रयोक्ताओं, भारत व्यापक मात्रा में डेटा का सृजन करना है, इतने बड़े स्तर पे निगरानी कैसे करे कोई? भाई मुद्दा तो है ही ना, किस किस की निगरानी करोगे? सोशल मीडिया पर सामग्री और फर्जी सूचनाओं को सत्यापित करने का कोई साधन विद्यमान नहीं है। लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये जो वायरल पोस्ट है या ये वायरल फोटो है, ये फर्जी है, असली है कि नकली है। विनियमन का कोई माध्यम नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ा खतरा है। राजनीतिक दलों द्वारा बड़े स्तर पे दुरुपयोग किया जाता है। जैसे आपने प्रोक्सी फैन पेज देखे होंगे, तृतीय पक्ष अनुबंधों का उपयोग करते हैं जो जन भावनाओं को प्रभावित करने, विरोधियों पर अनुचित राजनीतिक प्रसार करने के लिए मिश्रित जटिल संदेशों, यानी दुरुपयोग किया। प्रोक्सी फैन पेज बना लिए, उस फैन पेज पे चला जा रहा है, मतलब मान लीजिए किसी को हिंदुओं से वोट मिल रहे हैं तो हिंदुत्व के मुद्दे, मुस्लिमों से वोट मिल रहे हैं मुस्लिमों के मुद्दे, किसी अन्य जाति से वोट मिल रहे हैं तो ये जाति महान है। तो इस तरीके की चीजें तो फर्जी चीजें हैं, जबकि वो प्रॉक्सी फैन पेज बनाते हैं, उनपे कार्यवाही भी नहीं कर सकते। वो कह देगा ये तो मेरा फैन पेज है, ये तो मेरा पेज है नहीं, किसी फैन ने बना रखा होगा। जैसे आप आजकल आप बहुत सारे लोगों को देखोगे ना कि ये फलाना फैन पेज, ये ढिमकाना फैन पेज, वो ऑलरेडी उन्हीं के ही होते हैं, है ना? तो ध्यान रखना। तो राजनीतिक दलों द्वारा दुरुपयोग किया जाता है इस चीज का। ठीक है, मैं भी सोच रही हूँ अपना एक फैन पेज बना लूं, लेकिन मेरी फैन फॉलोइंग ज्यादा नहीं है ना अभी, होएगी। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। एक दिन जानेंगे लोग, है ना? धीरे धीरे। अब कहोगे कि मैम नहीं ये ज्यादा हो गया,
है ना, ज्यादा नहीं है। इंसान को विश्वास रखना चाहिए अपने कर्मों पे, है ना। जब आप कंटिन्यू मेहनत करते हो तो एक दिन आपकी पहचान बनती है। अभी थोड़ी बहुत बनी है, थोड़ी थोड़ी बहुत और बनानी है ना। और हर इंसान को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए अपनी लाइफ में। आपके अलग उद्देश्य होंगे, मेरा आजकल अलग उद्देश्य है ना। अ, तो समझ गए। तो मैं भी अपना फैन पेज बनाती हूँ जल्दी से। तो राजनीतिक दलों के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, हालांकि मैं दुरुपयोग नहीं करूंगी। बाह्य खतरे होते हैं, जैसे शत्रु पड़ोसी देश और अमित्रवत विदेशी शक्तियां सोशल मीडिया के माध्यम से चुनावी राजनीति में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब वो गलत तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे ना मैं आप लोगों को करंट में एक दिन अलग से पढ़ा दूंगी। इसमें ये थोड़ा पुराने डेटा है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ करंट में ना, मैं सोशल मीडिया का दुरुपयोग कैसे किया जाता है चुनाव के संदर्भ में, इसके मैं आप लोगों को 10-12 पॉइंट दे दूंगी। उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, इसके 10-12 पॉइंट दे दूंगी। कभी क्वेश्चन आए तो आप लोग कर लेना। इसमें ना बहुत पुराना डेटा है, ईसीआई ने 2019 में क्या किया था इसका कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। इसलिए मैंने बस जो पहला पार्ट था वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या मुद्दे हैं, ठीक है। किसी दिन अलग से मतलब करंट के टॉपिक में हम डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू। समझ में आया? बता दो फटाफट आज की क्लास अच्छी लगी, और अब मुझे दिल से बताना कि क्या हमारा ये पैटर्न, मैंने बोला था क्लास के अंत में पूछूंगी, बीच में समझ में नहीं आएगा कई बच्चों को, बिल्कुल अच्छा लगा। इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे। कल का हमारा मैम पीडीएफ, अरे भाई लिख के लिखवा लो मेरे से, अभी पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ठीक है। हाँ शैलेश, इसीलिए मैंने कहा कि डेटास चेंज हो गए ना, तो डेटास के साथ में किसी दिन अलग से पढ़ें। जो छोटे टॉपिक है उनके लिए वही मैंने बोला, छोटे टॉपिक्स के लिए बेस्ट है। बड़े अब जैसे मौलिक अधिकार कितने क्वेश्चन के माध्यम से करवाऊंगी, इसलिए मैंने बाकी सारी चीजें, जैसे न्यायपालिका है, न्यायपालिका भी हम इसी तरीके से करेंगे। उसका रीजन है, न्यायपालिका को इस तरीके से करने का रीजन ये है कि अब मैं आप लोगों से ये बताऊं, ये न्यायाधीश है जी, इस आर्टिकल में ये है, ये तदर्थ न्यायाधीश है, ये 143 के तहत परामर्शी शक्तियां हैं, कोई मतलब है उसका? क्वेश्चन बनेगा कभी? कभी नहीं बनेगा। न्यायपालिका से जितने 10-12 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगी, और उन क्वेश्चन के माध्यम से जो कंसेप्ट आएंगे, जैसे न्यायिक सक्रियता आएगा, न्यायिक अति सक्रियता आएगा, या न्यायाधीशों की निष्पक्षता से जुड़े हुए मुद्दे आएंगे। टॉपिक मैं पहले बता दूंगी, जैसे मैंने कल भी बता दिया था, आज मैं बता दूंगी क्या टॉपिक होगा। कुछ स्टूडेंट स्टार्ट होगी या नहीं कर रहे, सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे। अरे भाई क्यों नहीं स्टार्ट होगी? मैं स्टार्ट करने के लिए तो मैंने, अब मैं बेवकूफ तो हूं नहीं कि मैंने ऐसे ही हिस्ट्री का बैनर लगा दिया है वहां पे। स्टार्ट तो मेरे को करनी है क्लास। तो सब्सक्रिप्शन जिसको लेना है हिस्ट्री का वो ले लो, जितना जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लोगे, क्योंकि पॉलिटी हमारा मैक्सिमम 15-20 दिन का और बच गया। पॉलिटी में ज्यादा कुछ बचा नहीं, पंचायतें बच गई, न्यायपालिका बच गए, दल दबाव समूह बच गया, आरपीए एक्ट बच गया, ये जो क्या नाम है, ये जो हम पढ़ रहे हैं यार, क्या बोलते हैं इनको, संगठन वगैरह क्या बोलते हैं यार, दिमाग से एकदम, आयोग वगैरह, संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग, ये वाला टॉपिक बच गया हमारा। ऑलमोस्ट हमारा पॉलिटी कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैम आंसर चेक कर लीजिए प्लीज। आपको यार मैंने चेक किया है, बहुत सारे बच्चों का कल किया, ठीक है दिव्या मैं देख लूंगी, बच्चे एक बार फिर से भेज देना। तो मिलेंगे शाम में आईआर की क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।